नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग 75। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। रुक्मणी देवी अपने नाती प्रशांत को कहने लगे, क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कोचिंग में जाने से मना किया? नहीं किया। तुम दोनों भाई कोचिंग में गए, लाखों रुपया बर्बाद करके भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सके, तब गलती किसकी है? तुम लोग अपने गलती और अपने नाकामी पर दूसरे को दोष देते हो मगर अपने ओर झांककर नहीं देखते। अगर तुम तीनों भाई सरकारी कॉलेज में पढ़ते तो आज यह लोग लाखों रुपया के कर्ज में दबे न होते, क्योंकि तुम्हारे पढ़ाई के लिए तो इतने सारे लोन लेने पड़े कि चुकाने भी मुश्किल हो गई है। तुमने पढ़ाई के बाद नौकरी पा ली और शादी करके अपना घर बसा ली। कभी माता पिता की बात सोचा नहीं कि तुम्हारे लिए जो कर्ज लिए हैं उन्हें कैसे चुकाएंगे, कहाँ से चुकाएंगे? तुम शादी करके अपने बीवी के साथ अय्याशी कर रहे हो, तुम्हें अच्छा तनख्वाह मिलती है। तुम लोग चाहो तो ऐसे मकान एक की बजाय 4 खरीद सकते हो, तो भला इस मकान पीछे क्यों पड़े हो? एक बार अपने दिमाग से सोचकर देखो कि अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हें अच्छी शिक्षा दिलाने की चेष्टा न करते तो तुम्हें ऐसे अच्छे नौकरी न मिलते जहां पर आज तुम हो। तुम भी और लोगों के तरह बेरोजगार होते और मेहनत मजदूरी करके गुजारा करते और हवाई जहाज के बजाय ट्रेन और बस में धक्के खाते हुए सफर करते। तुम्हारे माता पिता को कर्ज के तले दबना ना पड़ता। अपने माता पिता पर अंगुली उठाने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए कि क्या कह रहे हो। पढ़ाई लिखाई करके अच्छा जगह पर पहुंच गए तो यह मतलब नहीं कि जो भी मन में आए कह डालो। तुम लोग पढ़ाई लिखाई करके इतने बेहुदा बर्ताव करोगे ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें इस बात की एहसास अभी नहीं होंगे। तुम लोग भी अपने बच्चों के माता पिता बनो, तुम्हारे कंधों पर भी जिम्मेदारी की बोझ होंगे, तो तब तुम्हें एहसास होंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे माता पिता के बदौलत तुम अपने बाल बच्चों के प्रति कर्तव्य निभा पा रहे हो। तुम लोगों के लिए तुम्हारे माता पिता ने जो तकलीफ उठाए तुम्हें कभी याद नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें उसके ज्ञान होते हुए भी नहीं है, और इसलिए तुम लोग शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित के भांति बेहुदा बर्ताव कर रहे हो। रुक्मणी देवी बिना रुके कहते रहे, तुम्हारे माता पिता पर जब जब विपत्ति आई तो हम लोग पास खड़े रहे, तुम्हारे शहर के मोहल्ले वालों ने नहीं। अगर हम लोग साथ ना होते तो न जाने क्या होता। उन्हें हौसला देने वाले भी कोई नहीं था। जब जब यह लोग हिम्मत हारने लगे तो तुम्हारे नाना जी और मैंने ही उन्हें साहस दिलाया। जब झूठा केस में तुम्हारे पिताजी को फंसाया गया तो साथ देने वाले कोई भी नहीं था। शहर की बातें कर रहे हो, उस समय सभी शहरवासी हमें देखकर अपनी मुंह घुमा लेते थे, मानो हम लोगों ने उनका सामान चुराया है, उनके घर में लूटमारी की होगी या उनके घरों में डाका डाले हैं। अक्सर शहर वाले ऐसे ही होते हैं। यह तो समझो कि भगवान ने हमारे साथ दिए कि वह लोग केस वापस ले लिया और तुम्हारे पिताजी को सजा होने से बच गए। अगर सजा होती और आज यह जेल में होते हैं तो घर का क्या हालत होती। तुम भाइयों ने अच्छा सिला दिया है। सभी अपने अपने करियर और प्यार मोहब्बत को लेकर सोचते हो, मगर अपने माता पिता की खबर लेने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। शहर के मकान को किस्तों पर लिए थे, पाई पाई जोड़कर लंबे वक्त तक किस्त चुकता करते रहे और मकान अपना हो गया। तुम लोगों के पढ़ाई लिखाई करवाने की खातिर मकान को बैंक में गिरवी रखकर पैसा लिए, जो ब्याज सहित बहुत बड़ी रकम बन गई। अगर मकान को ना बेचते तो भी वह मकान नहीं रहती, क्योंकि बैंक से जो कर्ज लिया था उसका शोध भी तो करने होंगे। चाहे उसे बिक्री करके चुकाओ या तो बैंक खुद उसे नीलामी करके पैसा की वसूली करेगी। तुम सभी भाइयों ने पढ़ लिख कर अच्छे जगह पर पहुंच गए हो। तुम लोग खूब पैसा रोजगार करो और ऐसा मकान एक के बजाय 4 बना लो। कौन मना कर रहा है? तुम लोग घर से बाहर जाने के बाद तुम लोगों के बारे में सोचते सोचते तुम्हारे माँ बीमार पड़ गई। दिन रात सोचते हुए अवसाद में आकर पागलों की भांति हो गई थी।
तुम लोगों को खबर नहीं किया ताकि ऐसा खबर सुनने पर तुम्हारे पढ़ाई में डिस्टर्ब होगी और बड़े लंबे समय तक इलाज के बाद ठीक हुई है। रुक्मणी देवी कहने लगी, बीच में तुम्हारे पिताजी के एक्सीडेंट हो गई थी, लगभग 5-6 महीने बिस्तर पर रहे, चलना फिरना बंद हो गया था। कंपनी को अनुरोध करके ऑफिस में जाने के बजाय घर पर ही दफ्तर खोल लिए और काम करते रहे ताकि नौकरी न छूट जाए। अगर एक्सीडेंट कोई बड़े आकार के होती तो तुम लोगों के पढ़ाई वही बंद हो जाते। तुम लोगों को खबर नहीं किया ताकि तुम्हारे पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तुमने शादी की अपने खातिर, कम से कम शादी करने से पहले एक बार घर में किसी को कहा होता। अपनी मर्जी से शादी करके किसी को कहे बिना सीधा बीवी को लेकर घर में चले आए, वह भी ऐसी मानो मेले से किसी बार्बी डॉल को उठाकर लाए हो। तुम लोग हमेशा अपने लिए सोचते रहे, कभी यह सोचने की कोशिश नहीं की है कि तुम्हारे पिताजी तुम लोगों के लिए पैसे का जुगाड़ कैसे कर रहे हैं। पैसे पेड़ में नहीं लगते कि पेड़ को हिलाने पर गिरते हैं, और शहर में हमारे कोई रिश्तेदार भी नहीं है कि तुम्हारे पढ़ाई लिखाई में मदद करेंगे। और तुम लोग भी कभी सोचने की जरूरत नहीं कि मेरे पिताजी पैसे की जुगाड़ कहाँ से कर रहे हैं। तुम लोगों को अच्छी सी महंगी स्कूल में पढ़ाया जो बहुत से लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते, बहुत से पैसे वाले भी ऐसा नहीं करते। तुम्हें सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाते तो तुम्हारे कैरियर भी उन्हीं के तरह होती। तुम्हारी माँ हमेशा तुम तीनों बच्चों को लेकर सोचती रहती है, और उसी का नतीजा है कि अवसाद में आकर पागलों की भांति हो गई थी। लंबी ट्रीटमेंट के बाद ठीक हुई थी, जो तुम्हारे बीवी को देखकर फिर से मूर्छित होकर गिर गई थी और बीमार पड़ी। लंबी ट्रीटमेंट के पश्चात ठीक हुई है। प्रशांत किसी से कुछ कहे बगैर वहां से चलने को तैयार होता है। माँ अंजलि भावनाओं में आकर उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, बेटा प्रशांत, इतने दिनों के बाद आया है तो क्या अपने माता पिता के पास रुक नहीं सकता? तेरे नानी जी ने तो वही कही है जो सच होने के बावजूद हम लोग तुझे कह नहीं पा रहे थे। तू उनके बातों का बुरा मत मानना। हम लोग बड़े ही मुसीबत के मारे शहर छोड़कर आ गए। हमारे साथ जो हुआ है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो। कहते हुए एकाएक अंजलि के आंखें भर आती है। अपनी आंसू पोंछते हुए धीरे से अंजलि कहती है, हम लोग शराफत के जीवन जीना चाहते हैं, मगर लोगों को पसंद नहीं है। ऐसे में उस जगह को छोड़ देना ही बेहतर है। हमारे विपरीत वहाँ पर ऐसे माहौल बन गई थी कि हम लोग घर से निकलने को काबिल तक नहीं थे। इसमें तुम्हारे पिताजी के कोई दोष नहीं थे, उन्हें फंसाया गया था ताकि यह कंपनी के नौकरी छोड़ दे और उन लोग अपनी मनमानी कर सके, खूब सारे पैसे की घोटाले कर सके और कंपनी दिवालिया हो जाए। बेटा, बेईमानी करने वालों के बीच में ईमानदारों का रहना मुश्किल होती है। ऐसे में बहुत से लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं, मगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। बेटा, आज के समय में ईमानदार बने रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चारों ओर बेईमानी की बोलबाला है। हमारे साथ ठीक वैसा ही हुआ है। इसमें तुम्हारे पिताजी का कोई दोष नहीं था। हम चाहते तो उनके विरोध में केस दर्ज कर सकते थे, मगर पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करने से क्या फायदा होगा। वह लोग बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर इनके जान चली जाती तो हम लोग कहीं के भी नहीं रहते। इन सब विषय को सोचकर डर के मारे शहर छोड़कर इस गांव में आ गए। वैसे भी एक बार एक्सीडेंट होकर 5-6 महीना बिस्तर पर रहे। अगर एक्सीडेंट बड़ी होती और उनके जान चली जाती तो हम लोग क्या कर लेते? तुम भाइयों ने तो कभी खबर ही नहीं लेते। हम लोग अपना दुखड़ा किसके पास रोएं? ऐसे में एकमात्र सहारा बचा है तुम्हारे नाना नानी जी, जो हमें उचित सलाह देते हैं। तुम्हारे दादाजी दादी जी के तो स्वर्गवास हो गया है। अब हम लोग जिस परिस्थिति में हैं यही सही है। हम लोग तुम लोगों से किसी प्रकार की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है कि ऐसा उम्मीद करना व्यर्थ है। हम किसी प्रकार की उम्मीद भी नहीं करते। हमें तो अपने अपने जीने की राह की तलाश करते हुए अपने आप में जीने की तरीका सीखने होंगे। हम लोग यहाँ पर अच्छे से रहते हैं, जैसे भी हो हम लोग खुश हैं। तुम लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
कहते हुए अंजलि के न केवल आंखें भर आती है, आवाज भी भर आती है। प्रशांत किसी से कुछ कहे बगैर अपने गुस्से भरे दिमाग के साथ वहां से विदा होने लगा। इतने में रुक्मणी देवी फिर से कहने लगी, बेटा, हम लोगों पर नाराज रहने से अगर तुम्हें कोई लाभ होती है तो अच्छी बात है, मगर तुम्हें इस तरह से अपने माता पिता के दिल को दुखाकर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें अगर जाना ही है तो खाना वगैरह खाकर चले जाना। मगर प्रशांत किसी से कुछ कहे बगैर चुपचाप चला गया। मां अंजलि तथा पिता प्रकाश और पूर्वा चुपचाप खड़े रहकर प्रशांत के राह ताकते रह गए। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।